राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है स्त्री सरकटे का आतंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चंदेरी गांव में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और उसके सामने दो बच्चे बैठे हुए थे। बच्चे, बाबूजी बाबूजी, हमें बताइए ना कि हमारे गांव के हर घर पर ओ स्त्री रक्षा करना ऐसा क्यों लिखा हुआ है। बच्चों, मुझे तुमको यह बात बताना ठीक नहीं लगता। कहीं तुम लोगों के दिमाग पर डर ना बैठ जाए। कैसा डर बाबूजी, बताइए ना। वो डर जो आज से 10 साल पहले पूरे गांव के दिल पर बैठा था। स्त्री का डर। स्त्री हर घर के एक मर्द को अपने साथ ले जाया करती थी। वह घर का दरवाजा ना खटखटाए, इसीलिए सभी ने अपने दरवाजों की दीवार पर लिख रखा था कि ओ स्त्री कल आना। सभी ने स्त्री को एक चुड़ैल के रूप में देखा था। लेकिन जब राजवीर ने अपने दोस्त पुनीत के साथ मिलकर स्त्री के बारे में जानकारी निकाली तो उस पुरानी किताब में उसे उसका जवाब मिला। स्त्री को उसकी जिंदगी में मर्दों से इज्जत और प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो अब मरने के बाद मर्दों को ही अगवा कर लेकर जा रही है। लेकिन फिर भी शहर को बचाना जरूरी था, इसीलिए राजवीर ने उसकी चोटी काट कर उसकी शक्ति खत्म कर दी और स्त्री उस रात के बाद नजर आना बंद हो गई थी। तभी से हम सभी ने स्त्री की आत्मा की शांति के लिए उसकी चोटी का एक मंदिर बनवाया, जहां उसकी चोटी को एक ताबूत में रखा गया और उस ताबूत पर लिखा गया, ओ स्त्री रक्षा करना। धीरे धीरे सभी गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर यही अल्फाज लिख दिए। ये रात पुनीत की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उसकी दुल्हन सेज पर बैठी थी और वो उसके करीब जा रहा था। पुनीत को अपने करीब आता देख दुल्हन सिमट कर बैठ गई। दुल्हन, अरे शर्मा रही हो? हमने तो तुमको एक बार देखा हुआ है सुगना, शर्माने की क्या जरूरत है। यह कहते हुए पुनीत ने दुल्हन का घूंघट उठाया। उसका सौंदर्य देखकर पुनीत की आंखों में चमक उभर आई। वो अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके घर की दीवारों पर अजीब सा शोर होने लगा। अरे, कौन है यहाँ? पुनीत हैरान रह गया। इतनी जोर से कोई दरवाजा भी नहीं पीट सकता था जितनी जोर से दीवार को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारें अभी टूट कर गिर जाएंगी। तभी खिड़की खुली और एक कटा हुआ सिर अंदर आया, जिसे देखकर दुल्हन और दूल्हा दोनों ही डर गए। उसके बाद शरीर भी अंदर आ गया, लेकिन यह सिर से बिल्कुल अलग था। उसके लंबे घने बाल हवा में लटक रहे थे। वो सिर अब दुल्हन की तरफ बढ़ गया और उसके बालों ने दुल्हन के दोनों हाथों को जकड़ लिया। उसने अपने बालों के बल दुल्हन को हवा में उड़ा लिया। जो दीवार अभी तक धम धम कर रही थी, उसमें तेज रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वह दीवार शीशे की बन गई हो और वह सिर दुल्हन को लेकर उसके अंदर चला गया। अगले ही पल दीवार एकदम ठीक हो गई और पुनीत चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। सुबह हो चुकी थी। पुनीत की माँ और पिता साथ में कुछ पड़ोसी
घर में मौजूद थे और उसे हैरानी से देख रहे थे। माँ, पुनीत, दुल्हन कहाँ है और तुम यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? वो वो सुगना को लेकर गया, ले गया वो सुगना को। उसके पिताजी बोलते हैं, अरे कौन ले गया? वो सरकटा। यह सुनकर सभी की जुबान से राम राम निकलने लगा। पुनीत अब इन सभी के साथ राजबीर के पास गया और उसे सारी बात बता दी। राजबीर, ये क्या बोल रहा है तू? दुल्हन को उठा ले गया? पुनीत, हाँ, मेरी आंखों के सामने उठा के ले गया। राजबीर, तो अब तू मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या मतलब? अरे, जैसे हम दोनों ने मिलकर स्त्री से इस गांव को छुटकारा दिलाया था, वैसे ही सरकटे को हराकर उससे मेरी सुगना को वापस ले आते हैं। तभी राजबीर की बीबी रिया आती है। तब यह सिर्फ इस गांव का एक नौजवान लड़का था और अब यह मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि यह कोई भी जोखिम भरा काम करे। पुनीत के पिता, रिया बेटा, तुम हमारी बात को समझो। मुझे कुछ नहीं समझना। आप सभी मेरे घर से बाहर निकलिए। रिया ने सभी लोगों को घर से निकाल दिया और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। रिया, अगर फिर से तुमने किसी भूत को पकड़ने या भगाने की कोशिश की तो मैं खुद भूत बन जाऊंगी। यह कहकर उसने चादर तानी और सो गई। राजबीर को पुनीत की फिक्र हो रही थी, लेकिन अपनी बीबी के गुस्से के आगे वह मजबूर था। रात तकरीबन 3 बजे रिया की आंख खुली। उसने पास में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया तो वह खाली था। रिया, अरे यार, इस गांव में शादी करके तो मैंने किस्मत ही राजबीर सो रहा था, इसीलिए उसने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा और पानी का मटका उठाकर घर से निकली। बरामदे में कुआं था। उसने बाल्टी पानी में फेंक दी। जब बाल्टी पूरी तरह से नीचे पानी में गिर गई तो उसने वापस रस्सी खींचना शुरू किया। अचानक से हंसने की आवाज आई तो वह डर गई। रिया, ये किसकी आवाज है? उसने सांस ली और वापस पानी खींचना शुरू किया। तभी वह आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। उसने देखा कि बरामदे में लगे एक पेड़ के तने पर अजीब सी चमक हो रही है, जैसे उस पे हजारों जुगनू बैठे हों। उसको प्यास बहुत तेज लगी थी, इसीलिए उसने तेजी से बाल्टी को खींचा और जैसे ही रस्सी पूरी ऊपर आई तो उसने बहुत भयानक दृश्य देखा। उस बाल्टी के अंदर कोई काली चीज नजर आई। रिया, ये क्या है? उसने उस काली चीज को उठाया तो पाया कि वही कटा हुआ सिर था जिसने सुगना पर हमला किया था। उस पर लिपटे हुए काले बालों ने रिया के हाथ और पैरों को जकड़ लिया और हंसने लगा। रिया का दिल बुरी तरह दहल चुका था। उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने सांस को पूरी तरह से अंदर लिया और उसके कंठ से एक खूब भरी चीख निकली। वो चीख सुनकर राजबीर जाग उठा। राजबीर, रिया तुम कहाँ हो? उसने खिड़की से देखा कि रिया कुएं के पास है। वह भागकर बाहर गया तो सामने का नजारा देखकर उसकी भी रूंगटे खड़ी हो गई। राजबीर, रिया, वह रिया की तरफ भागा, लेकिन उस सर ने बालों के सहारे ही रिया को हवा में उठा दिया। पेड़ में जो लाइट जल रही थी
वही एक गोला घेरा खुल गया और वह सरकटा रिया को उसके अंदर ले गया। राजवीर, नहीं नहीं! राजवीर भागकर उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक से वह पेड़ पहले जैसा हो गया। अब राजवीर की नजर घर की दीवार पर पड़ी तो उसने स्त्री रक्षा करने वाली लाइन को मिटा हुआ पाया। अगली सुबह पुनीत और गांव के सभी लोग एक जगह जमा हुए। राजवीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और उसके हाथ में वही किताब थी। राजवीर, रिया ने इस किताब को खोलने तक से मुझे साफ मना किया था, लेकिन अब उसी की जान की खातिर मैं ये खोल रहा हूँ। इसीलिए रिया, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर उसने किताब का वो आखिरी पन्ना खोला जो उसने पढ़ा ही नहीं था। स्त्री बनने से पहले वो एक अच्छी नृत्यके थी। उसे मारकर स्त्री बनाने वाला एक सरकटा था। जब तक स्त्री शहर में घूम रही थी तब तक सरकटा नहीं आ सकता था, लेकिन अगर आपने स्त्री को भगा दिया तो सरकटा वापस आ जाएगा। ये सरकटा कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे इस किताब के अगले भाग में। अगले भाग में अगला भाग? क्या इस किताब के बाद भी कोई दूसरी किताब लिखी गई थी? राजवीर, पता नहीं। जब मैं और पुनीत उस अंधेरी गुफा के अंदर गए थे तो हमें तो वहां पर एक ही किताब मिली थी। तो फिर इसमें क्यों लिखा है कि राजवीर, पुनीत, मुझे लगता है अब हमें वापस उसी गुफा में जाना पड़ेगा। पुनीत, क्यों? अब तू क्यों उस सरकटे को ढूंढना चाहता है? क्योंकि अब तेरी बीबी गायब हुई है इसीलिए? राजवीर, बीबी तेरी भी तो गायब हुई है। ये गिले शिकवे करने का वक्त नहीं है यार। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है या फिर मैं अकेले भी अपनी पत्नी के लिए वहां जा सकता हूँ। यह कहकर राजवीर वहां से निकल गया और पुनीत किसी सोच में डूब गया। रात के 12 बजे, सुनसान जंगल और अंधेरी रात। ऐसे में एक अकेले इंसान की चहलकदमी उसके लिए माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। काफी देर चलने के बाद वो गुफा पर पहुंचा। उस गुफा को उसने आज से 5 साल बाद देखा था। उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने वह सारा नजारा ऐसे घूमने लगा जैसे कि ये कल की बात हो। मुझे जाना ही पड़ेगा, रिया पता नहीं किस हाल में होगी। यह कहकर वो उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया। अभी कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही एक चील तेजी से शोर करती हुई सामने से आई। राजवीर नीचे झुककर उस चील से बच गया। वो पीछे निकल गई। राजवीर की सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने के बूंद छलक आई थी। राजवीर, ये तो पहले से भी ज्यादा वीरान हो गया है यार। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो अचानक से डर गया। उसने पलटकर देखा तो वो पुनीत था। राजवीर, तुम आ गए? हाँ, दिख रहा हूं तो साफ सी बात है, आ ही गया हूं। मैं सच में उस रात तुम्हारी बात सुनने वाला था, लेकिन क्या करता। पुनीत, बस बस अब आगे चलो, कहीं दूसरी चीज ना आ जाए। वे दोनों अब आगे बढ़ते ही रहे। कहीं कोई मरा हुआ जानवर मिलता
जिसके मांस को चील और कौवे खा रहे थे, तो कहीं मानव कंकाल की हड्डियां मिलती। लेकिन फिर भी ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार ये एक जगह पहुंचे जहां एक बक्सा रखा हुआ था। राजवीर, यह तो वही बक्सा था ना जिससे हमने वो किताब निकाली थी। हाँ, यही था। राजवीर ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर उनको एक काला कपड़ा रखा हुआ मिला। राजवीर, ये वही कपड़ा है जो इस किताब पर लिपटा हुआ था, लेकिन वो दूसरी किताब इसके अंदर नहीं है। वो कहाँ होगी? ये कहते हुए राजवीर ने उस कपड़े को उठाया और उसके नीचे उन्हें एक चाबी और एक नक्शा नजर आया। राजवीर, अरे, ये तो हमने देखा ही नहीं था। इन दोनों ने अब उस नक्शे को ठीक से देखा, जो दिखने में काफी आसान था। पुनीत, ये नक्शा तो इसी गुफा का है और इसके हिसाब से हमें अभी और आगे जाना होगा, पर ज्यादा दूर नहीं है। ये दोनों गुफा के थोड़े और अंदर गए। जितना अंदर ये जा रहे थे, उतना ही अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। लेकिन इन्होंने अपने कदमों को नहीं रोका और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक कोने में पहुंचे जहां एक और बक्सा रखा था, लेकिन इस बक्से पर एक ताला लगा था। राजवीर, तो ये चाबी शायद इसी ताले की होगी। इसे खोलते हैं ना? राजवीर ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया, जमीन जोर जोर से हिली और तेज शोर करते हुए काफी सारी मिट्टी छत से नीचे गिरने लगी। राजवीर, इसमें जरूर कुछ होगा। राजवीर ने हिम्मत करके ताला खोला और ढक्कन हटाते हुए इन्हें एक किताब रखी हुई नजर आई। सरकटा भूत स्त्री भाग दूर। पुनीत, तो यही यही वो किताब है जो उस किताब का दूसरा भाग है। राजवीर ने किताब जैसे ही उठाई तो गुफा के अंदर भूकंप आ गया। पुनीत, अरे, ये क्या हो रहा है? तभी कुछ बड़े बड़े पत्थर छत से गिरने लगे। ये दोनों गुफा के मुंह की तरफ भागे। धीरे धीरे पूरी गुफा ढह रही थी और अगर एक कदम भी रुकते तो उसी में दबकर मर जाते। ये दोनों गुफा के बाहर आए और पूरी गुफा ढह गई। इन दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। कुछ देर उन्होंने सांस ली और उसके बाद ये गांव में पहुंचे। चौक पर सभी पहले ही इनका इंतजार कर रहे थे। राजवीर, स्त्री के मरने के बाद ही सरकटा भूत वापस आएगा, क्योंकि उसी की वजह से नर्तकी की मौत हुई थी और मरने के बाद वो स्त्री बनी थी। वो सरकटा भूत अपने जीवन काल में चंदेरी गांव का राजा हुआ करता था और उस राजा की स्मृति के साथ क्या संबंध था, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये कहानी कैसी लगी और आपको अगला भाग सुनना है या नहीं। तो अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।